सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का नवा संस्करण अभी कहां पर हुआ? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 की। इस बार इसका नवा संस्करण हुआ। अभी 10 अप्रैल को ये शुरू हुआ, 12 अप्रैल तक चलेगा। कहां पर? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने। इसका इस बार नवा संस्करण है। जो पहला संस्करण था वो 2016 में हुआ था। कौन आयोजन करता है इस समिट का? तो विदेश मंत्रालय और नई दिल्ली का एक थिंक टैंक है कार्नेगी इंडिया, ये दोनों मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। अच्छा, इस बार की थीम भी है। थीम क्या है? संभावना। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की थीम है संभावना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा राजेश उन्नी को। अच्छा, अभी याद है आपको 5 अप्रैल को हमने राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया था। और इस बार ये हमने 62 नंबर का राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया था। और उस समय मैंने आपको बोला भी था कि इस मौके पर वरुण नामक पुरस्कार भी उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो आप इसको कह सकते हो, ये जो वरुण पुरस्कार है ये समुद्री क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। तो अभी ये किसे दिया गया? सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को ये दिया गया है। तो राजेश उन्नी का नाम याद रखना। इनको क्या दिया गया? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार दिया गया। वरुण पुरस्कार याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी पंचायत उन्नति संस्करण 2023-24 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा गुजरात को। तो पंचायत उन्नति सूचकांक याद रखना है, ये पहली बार जारी हुआ है। किसने जारी किया? पंचायती राज मंत्रालय ने। और इसमें 2022-23 के आंकड़े हैं। 2022-23 के डेटा इसमें शामिल है। और ये क्या बताएगा कि हमारी पंचायतें जो सतत विकास लक्ष्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको प्राप्त करने में कितना प्रगति कर रहा है, उसी के हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। अब यहाँ पे पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी है अचीवर कैटेगरी। और इसमें जिस पंचायत का स्कोर सबसे ज्यादा यानी कि 90 से ज्यादा होगा उसको यहाँ पे रखेंगे। लेकिन हमारी एक भी ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं है जिसको इस श्रेणी में स्थान मिला हो, मतलब ये खाली है बिल्कुल। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी है फ्रंट रनर कैटेगरी। इसमें जिसका स्कोर 75 से 90 के बीच में होगा उसको यहाँ पे रखा है। तो इसमें पहले स्थान पे गुजरात है। गुजरात की 346 ग्राम पंचायतें इस कैटेगरी में है और इसी के साथ गुजरात इस लिस्ट में टॉप पर है या इस कैटेगरी में टॉप पर है। और दूसरे स्थान पर तेलंगाना है 270 ग्राम पंचायतों के साथ। तो प्रश्न में यही पूछा था, फ्रंट रनर कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? तो गुजरात आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर शुरू करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो उड़ीसा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। और कौन बनाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कहां पर? उड़ीसा के पारादीप में। और इसके लिए निवेश करेगा 61,077 करोड़ रुपए। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अब तक का एकल स्थान पर सबसे बड़ा निवेश है, यानी कि एक ही स्थान पर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किए कर रहा है इसे बनाने में। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि हमने जमीन से कच्चा तेल निकाला, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस आपने निकाली, अब उससे आप इंडस्ट्री में अलग अलग करके बहुत सारी चीजें बनाते हो। जैसे पेट्रोल भी उसी से बन जाएगा, डीजल बन जाएगा, केरोसिन बन जाएगा, डामर बन जाएगा, और भी कई तरह के उत्पाद आप वहां पर इससे बनाते हो। तो जहां पे आप बनाते हो उसी को कहते हैं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स या पेट्रोकेमिकल जो भी इंडस्ट्री हो गई, प्लांट हो गया। तो यही हम पढ़ रहे हैं। अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर शुरू करेगा? तो उड़ीसा के पारादीप में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1959 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो गया, चेयरमैन है अरविंदर सिंह चाहन। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा तीसरा स्थान। तो ग्लोबल एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर इसका नाम। और इसी ने अभी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट का अभी 6वां संस्करण जारी किया है। और इस रिपोर्ट में इसने क्या बताया
कि पिछले साल यानी कि 2024 में पवन और सौर ऊर्जा यानी कि विंड और सोलर एनर्जी ने मिलकर के वैश्विक बिजली का 15% उत्पादन किया है, जिसमें भारत का हिस्सा 10% है। और इस तरह से भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, इसको ध्यान में रखना। वैसे आपको ये भी बता दूं, ये सब इसी रिपोर्ट में लिखी गई है बातें कि 2024 में भारत की बिजली में पवन और सौर ऊर्जा का योगदान 10% था, जबकि अकेले अगर सौर ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं तो उसका योगदान 7% है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी स्वच्छ बिजली का सबसे बड़ा स्रोत पन बिजली है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। कितना परसेंटेज है इसका? 9% है। मतलब 9% जो हमें बिजली है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। हाइड्रो मतलब डैम से जो बनती है ना, पानी से बनती है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये डेटा याद में रखना। अच्छा, इसी तरह से आप याद रखना कि 31 जनवरी 2025 तक भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता ये 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। और वैसे हमारा लक्ष्य क्या है? 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता कितना करने का है? 500 गीगावाट का है। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट जीरो कार्बन एमिशन का हमारा लक्ष्य क्या है, चलो अब इसका उत्तर आपको करना है कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य कब का है। ठीक है, ये आप बताना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा काठमांडू में। तो अभी तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक ये हुई कहां पे? काठमांडू, नेपाल में। कब? अभी 10 अप्रैल 2025 को। और बैठक के दौरान भारत ने कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए नेपाल के साथ समझौता भी किया है। अच्छा, ये जो बैठक हुई ना, अभी हमने कहा कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक है। इस तरह की पहली बैठक 2019 में हुई थी म्यांमार में, दूसरी बैठक 2022 में हुई थी भारत में, और अभी तीसरी बैठक 2025 में हुई काठमांडू में। और वैसे आपको पता है अभी बिम्स्टेक की अध्यक्षता कौन कर रहा है? थाईलैंड। अभी हमने पढ़ा था कि अभी 4 अप्रैल को ही इसकी जो छठी बिम्स्टेक की जो छठी बैठक हुई थी, कहां पर हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। और फिर हमने पढ़ा कि अब अगले 2 सालों के लिए इसकी बैठक सौंप दी गई है किसे? बांग्लादेश को। मतलब इसकी अध्यक्षता किसे सौंप दी गई है? बांग्लादेश को सौंप दी गई है। अच्छा, हमारे जो कृषि मंत्री है वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने ही इस बैठक में भारत को रिप्रेजेंट किया और भारत में कृषि सहयोग के लिए बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त विलो, बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, क्रुएल, इन सब का संबंध किससे है? तो सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर से। तो भाई जीआई टैग अब बहुत सारे पढ़ने को हमें मिल रहे हैं कि मेरे ख्याल से 10-15 दिन के अंदर ही बहुत सारे जीआई टैग हमारे पास इकट्ठे हो गए। या तो देते ही नहीं है, फिर देते हैं तो फिर एक साथ ही देते हैं ये भी। तो ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये जम्मू कश्मीर के हैं। एक्चुअली में भी जम्मू कश्मीर के 8 पारंपरिक शिल्पों को यानी कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को जीआई टैग दे दिया गया है। वो कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिस्ट लगा दी है मैंने। नमदा, गब्बा, विलो बैट, ट्वीड, क्रुएल, चेन सिलाई, शिकारा, वागुव। और अगर ये बताऊं ये है क्या तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता दूं। जैसे कि नमदा, गब्बा ये तो गलीचे हैं। विलो बैट, बैट मतलब वही बल्ला, बैट बॉल वाला बल्ला, और ये हल्की लकड़ी होती है विल्लो, उससे बना हुआ ये बैट है। ट्वीड क्या है? ये हथकरघा से बनी ऊनी कपड़ा है और इससे जो कोट पहनते हैं ना ऊपर सर्दियों में, वो गर्म कोट बनते हैं। और क्रुएल और चैन सिलाई ये एक प्रकार की सिलाई कढ़ाई है। शिकारा, शिकारा तो आपने नाम सुना होगा, नाव होती है जो कश्मीर की झीलों में चलती है, देवदार की लकड़ी से बनी होती है ये। और वागुव क्या है? एक तरह की चटाई है। तो इन सबको अभी जीआई टैग मिल गया है। और इससे पहले आपको याद होगा पश्मीना ऊन और कश्मीरी जाफरान या केसर, इसको भी यहाँ पे जीआई टैग मिल चुका है। तो वैसे अगर अभी टोटल आप देखना चाहो तो जम्मू कश्मीर के 15 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं जिनको जीआई टैग मिला है। 8 अभी, 7 पहले मिल चुके हैं। बाकी जीआई टैग की बात करें, जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कई बार बता चुका हूं अभी मैं आपको, तो ये चीजें याद हो गई होंगी आपको। एक्ट 1999 का लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया। 2004-5 में दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को। और कितने सालों के लिए दिया जाता है? वैलिड रहता है 10 सालों के लिए। कौन देता है? भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री जो कि है चेन्नई तमिलनाडु में। इतना पॉइंट यहाँ से याद। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल ये कहाँ पे मनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख में। तो मेघालय में जिस तरह से आपको बताए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है ना, तो उसी से प्रेरित होकर के लद्दाख में
2020 में एप्रिकॉट, जिसे आप कहोगे खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल, इसकी शुरुआत हुई थी। खुबानी एक तरह का फूल होता है। तो ये त्योहार क्षेत्र की सुंदरता, संस्कृति और कृषि विरासत को प्रदर्शित करता है। इस महोत्सव का उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और क्षेत्र की अनूठी संस्कृति को उजागर करना। तो सिंपल सा याद रखेंगे, खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत का पहला हाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, अभी इन्होंने ही जम्मू कश्मीर के मंडलोट में भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस रिसर्च स्टेशन का नाम रखा हिमालयन हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर। ये रिसर्च सेंटर 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट को लेकर रिसर्च की जाएगी। ठीक है, याद रखना ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर। ठीक है, देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो विक्रम 1 रॉकेट, इसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने तैयार किया है और अभी इसी के लिए कलाम 100 इंजन का सफल स्टैटिक फायर टेस्ट किया गया है। मतलब इस रॉकेट में जो हम इंजन लगाएंगे, कलाम 100 इंजन, उसको जला करके देखा गया, उसको फायर करके देखा गया, उसकी टेस्टिंग हुई है, इसका ये मतलब हो गया। अच्छा, रॉकेट का जो नाम है, नाम से समझ में आ रहा होगा, विक्रम 1, विक्रम साराभाई के नाम पर इसका नाम रखा गया और इंजन का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, कलाम 100। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं जो हो सकता है बहुत सी जगह गलत पढ़ाया जाए कि भाई भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्मित रॉकेट ये विक्रम 1 है। तो ये बात गलत है। यहाँ पे आंसर होगा विक्रम एस। जी हाँ, भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा निर्मित जो रॉकेट है उसका नाम है विक्रम एस, ना कि विक्रम 1। ये छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना। और छोटी सी बात भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में कि भारत का पहला प्राइवेट निर्मित रॉकेट ये कौन सा है? तो विक्रम एस है। ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी रहा हूं प्रश्न जो एग्जाम में आया था। इसे स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने ही बनाया है, ये हैदराबाद की कंपनी है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तरुण प्लस। फिर पूछा वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस ये मनाया गया 10 अप्रैल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। केयरलेस पीपल नाम की बुक को किसने लिखा है? सारा व्यान विलियम्स ने। भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां पर शुरू करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया? 6%। किस देश ने कोप 30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा? ब्राजील। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का अभी पड़ोसी देश बन गया है बांग्लादेश। और हरियाणा राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? 20%। और आखिरी प्रश्न पूछा था पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 8 से लेकर 22 अप्रैल तक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर हो जाएगा चाइना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।